नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल LLP पर। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्रि के शुभारंभ पर ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। अभी काफ़ी समय से वीडियो ना दे पाने के लिए अपना खेद प्रकट करना चाहूँगा। कुछ व्यस्तता के कारण ऐसा नहीं कर पाया। अभी हाल ही में मेरे द्वारा एक अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में एक वीडियो किया गया था। उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ढेर सारी क्वेरीज मेल के माध्यम से भी प्राप्त हुई और संभवतः उन सब के जवाब भी समय समय पर दिए गए। परंतु आज इस वीडियो के माध्यम से मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो भारत सरकार की योजना है अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में, उसके बारे में आपको समुचित ज्ञान हो, ताकि आपके भीतर जो संदेह की स्थिति बनी रहती है वो न रहे। सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में भारत सरकार के द्वारा संबंधित विभाग के तत्वाधान में एक योजना जो बनाई गई है वो 16/1/2013 को हम सबके सामने कंसोलिडेटेड बेसिस पर लाई गई है। यानी कि पीछे 1998 से 2013 तक जो भी उन्होंने अलग अलग परिवर्तन किए थे, अलग अलग दिशा निर्देशों के माध्यम से, उन सबको एक साथ सम्मिलित करके एक योजना हमारे सामने अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में आई, जो 16/1/2013 को भारत सरकार के द्वारा सबके सामने उपलब्ध कराई गई। और ये योजना जो केंद्रीय स्तर पर सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको अनुकंपा लाभ देने के लिए, अनुकंपा नियुक्ति देने के संबंध में बनाई गई है। यानी कि जो राज्य कर्मचारी हैं उनके बारे में ये नहीं है इस समय वीडियो। उस वीडियो को तो अलग अलग बनाना पड़ेगा क्योंकि सबके राज्य के अलग अलग हैं। लेकिन जो शासन के स्तर पर जो केंद्रीय सरकार में डिपार्टमेंट आते हैं, उन सभी के अंतर्गत जो भी अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है वो इसी स्कीम के तहत दी जाती है। और अभी हाल ही में 23 अगस्त 2021 को 16/1/2013 को ये जो योजना हमारे सबके सामने आई थी, इसमें एक पैरा 13 है जिसको उन्होंने रिप्लेस करा है अभी 23 अगस्त 2021 के परिशिष्ट के माध्यम से। और उसका उद्देश्य ये है कि जो परिशिष्ट इन्होंने अब दिया है और जो पहले पैरा 13 लिखा गया था, तो उसमें देखा गया है कि काफ़ी समस्याएं आ रही थीं। और जो प्रोसीजर दिया गया था वो पैरा 13 जो है वो प्रोसीजर के बारे में है। और उसी प्रोसीजर को सुगम सरल बनाने के उद्देश्य से इसे एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी देने के उद्देश्य से ये लाया गया। तो प्रोसीजर का जो पैरा 13 है उसकी बात वीडियो में करेंगे। पहले हम ये जान लें कि आखिर इस स्कीम का जो उद्देश्य है वो है क्या। सबसे पहले ये जान लें कि आखिर अनुकंपा नियुक्ति किस उद्देश्य से बनाई गई है, क्योंकि शब्द अनुकंपा से ही काफ़ी कुछ पता चल जाता है। और इसका उद्देश्य जो है वो ये है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जो केंद्रीय विभागों में कार्यरत रहा हो और उसकी निर्धारित परिस्थितियों में, जो नियम के अंतर्गत निर्धारित किया गया है, उस परिस्थिति में यदि मृत्यु हो जाती है तो उसको घटना से जो आर्थिक, सामाजिक, जो भावनात्मक परेशानी सामने आती है, उससे उबारने के लिए तात्कालिक तौर पे ये स्कीम लॉन्च की है। उद्देश्य आपने समझ लिया। अब आ जाइए कि आखिर वो कौन से लोग हैं जिनके अंतर्गत उनके परिवारीजनों को नौकरी
अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। तो जैसा कि आप जानते हैं, केंद्रीय स्तर पर ये नियुक्ति की जानी है, अनुकंपा की नियुक्ति की जानी है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो व्यक्ति सरकारी कर्मचारी की डेफिनेशन में आता है, यानी कि जिसे सरकारी कर्मचारी माना जाता है नियमानुसार, उस कर्मचारी की यदि सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में ये अनुकंपा नियुक्ति के हकदार, उनके आश्रित गण जो है वो हो जाते हैं। और यदि मेडिकल एग्जामिनेशन रूल्स 1957 के अंतर्गत या पेंशन रूल्स 1972 के अंतर्गत नियमानुसार यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा को 55 या 57 साल जो भी केस होता हो से पहले यदि उसे सेवानिवृत्ति दी जाती है तो ऐसे व्यक्तियों को भी उनके आश्रितों को नौकरी देने की बात कही गई है। तो आपने देखा, एक तो सरकारी व्यक्ति जिसकी डेथ सेवा काल के दौरान हो जाती है, और जो नियमानुसार 55 या 57 साल की आयु से पहले ही, और जो कर्मचारी 55 वर्ष या 57 वर्ष की अवस्था से पहले ही सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं, उनको भी ये लाभ दिया गया। अब दूसरा एक और आर्म्ड फोर्स की जो नौकरी कर रहे हैं, यानी कि जो सेना में कार्यरत हैं, वो किसी भी पोस्ट पर हैं, यदि उनकी सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाती है, एक वो परिस्थिति है कि इसमें ये लाभ दिया जाता है, या फिर उसकी मृत्यु किसी एक्शन में, किसी ऑपरेशन में हो जाती है तो उसे भी लाभ देने के लिए स्वीकारा गया है। तीसरा, स्वास्थ्य कारणों से यदि उसे बाहर कर दिया गया हो और जो व्यक्ति मेडिकली अनफिट हो, सिविल एम्प्लॉयमेंट के लिए भी वो ना रखा जा सके, उसके लिए भी अनफिट हो, तो ऐसी अवस्था में वो लाभ अनुकंपा का इनको भी दिया गया। अब इसमें जो पोस्ट दी जाती है वो ग्रुप सी पोस्ट दी जाती है। अनुकंपा नियुक्ति की जो पहल है वो सिर्फ ग्रुप सी और डी के संबंध में होती है। अब आप ये जान गए कि किनको ये अप्लाई करती है। अब इनके जो भी जो सरकारी कर्मचारी हैं, इनकी जो परिस्थितियां दी गई हैं, इनके अंतर्गत अगर वो आते हैं तो उनके परिवार में जो भी आश्रित है उनमें से ही नियमानुसार जो आश्रित अनुकंपा नियुक्ति के लायक होता है उसे अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए प्रभावी कदम नियमानुसार उठाए जाते हैं। सक्षम प्राधिकारी है, यदि उसे इस बात का समाधान हो जाता है कि ये बिल्कुल जेन्युइन केस है, तो इन परिस्थितियों में भी अनुकंपा नियुक्ति का लाभ उसी तरह दिया जाता है। बस कुछ शर्तें हैं, आपने गुमशुदा की एफआईआर की गई हो, पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया हो, उन्हें ढूंढा गया हो, ढूंढने पर वो ना मिल पा रहे हों, और उनके मिलने की उम्मीद जो है वो जब क्षीण हो गई उनके अनुसार, और सक्षम प्राधिकारी को ये जेन्युइन तौर पे लगता है कि हाँ ऐसा हो गया है, तो वो अनुकंपा की तरफ इसको लेके जाते हैं। हाँ, इतना बता दें कि यदि कोई व्यक्ति, यानी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जो गुमशुदा हो गया है, 2 साल से जिसकी सेवा ज़्यादा बची हुई है, तो ऐसे में यदि उसने फ्रॉड किया हो, किसी भी गलत तरीके के काम में लिप्त पाया गया हो, तो ऐसे व्यक्ति को ये लाभ नहीं दिए जाते हैं। अब आपको एक चीज़ और बता दें, अनुकंपा नियुक्ति में और बाकी नियुक्तियों में जो डायरेक्टली की जाती हैं किसी बोर्ड के माध्यम से, इसमें तो नियुक्ति एसएससी से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। एसएससी में ही तो सी की भर्ती होती है। ग्रुप सी के लिए जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बनाया गया है केंद्रीय स्तर पर नियुक्ति करने के लिए, उससे भी आपको बचा दिया जाता है, क्योंकि आपकी परिस्थिति दूसरी है, भी आपको छूट दे दी जाती है।
और आपकी भर्ती डायरेक्टली, यानी कि वो एक अपवाद स्वरूप होती है। तो उसमें नियुक्ति जब की जाती है और जब इसमें नियुक्ति होती है तो एक बहुत बड़ा अंतर होता है। इसमें बाकी सब शर्तें तो सेम रहती ही हैं, साथ में एक शर्त ये जरूर रहती है कि जिस भी आश्रित व्यक्ति को, परिवार के आश्रित व्यक्ति को नौकरी दी जाती है तो ये अंडरटेकिंग ले ली जाती है कि आप अपने परिवार के अन्य लोगों का पूरा ख्याल रखेंगे और उनका भरण पोषण बढ़िया से करेंगे। इस शर्त के साथ ही इनका अपॉइंटमेंट होता है। तो यदि ये शर्त पूरी नहीं करते हैं, अगर ये अपने परिवारीजनों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये निश्चित तौर पे अगर वहाँ पर एक कंप्लेंट की जाए और कंप्लेंट की जाने पर इसमें जांच की जाए, जांच करने पर यदि ये पता चलता है कि हाँ ये ऐसा कर रहे हैं, तो इनकी जो अनुकंपा नियुक्ति मिली हुई है इसे वापस भी लिया जा सकता है। ये अंतर बहुत बड़ा अंतर है। और जब ये नौकरी दी जाती है तो एक अंडरटेकिंग आपको देनी पड़ती है। कहीं ये अंडरटेकिंग एक एक्स्ट्रा कंडीशन होती है अनुकंपा नियुक्ति के अंतर्गत नौकरी पाने की, कि अगर आपने इसका उल्लंघन किया तो आप सीधे सीधे सिर्फ सो कॉज नोटिस इशू करके आपसे एक्सप्लेनेशन मांग लिया जाएगा, और यदि पाया गया कि आपका एक्सप्लेनेशन संतुष्टि नहीं प्रदान कर रहा है तो आपकी नौकरी को ये खत्म किया जा सकता है संबंधित सक्षम प्राधिकारी के द्वारा। तो यहाँ पर ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। अब इसमें सरकारी कर्मचारी किसे माना गया है, इस बात पर जानकारी बहुत पक्की होनी चाहिए। तो सरकारी कर्मचारी उन्हीं को माना जाएगा जो नियमानुसार नियमित तौर पे अपॉइंट किए गए होंगे सरकारी नौकरी में, और वो लोग उसमें शामिल नहीं होंगे जो दैनिक मजदूरी पर काम कर रहे हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं, किसी री एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर काम कर रहे हैं, और भी अन्य परिस्थितियाँ हो सकती हैं। तो ऐसे में उन लोगों को सरकारी कर्मचारी के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। तो यदि वैसे कोई कर्मचारी अनुकंपा लाभ लेना चाहें तो नहीं मिल सकता, नियमानुसार कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दी गई है। हाँ, वर्क चार्ज कॉन्ट्रैक्ट पर यदि कोई कन्फर्म्ड है उसे सरकारी सेवा में शामिल माना गया है। तो वर्क चार्ज कॉन्ट्रैक्ट का जो कन्फर्म एम्प्लॉय है उसे माना गया है सरकारी सेवा के इक्विवेलेंट। यहाँ पर जो री एम्प्लॉयमेंट वाली बात हमने कही, इसमें एक चीज़ करी गई है कि री एम्प्लॉयमेंट जो एक्स सर्विस मैन लेते हैं उनको इससे अलग रखा गया, उन पर वो बात लागू नहीं की गई है। अब आप ये भी जान लें, यदि कोई विडो एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि जो निर्धारित योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता है, यदि वो उसको भी नहीं रखती है तो भी उसे MTS मल्टीटास्किंग सर्विस के लिए पद पर MTS पर रेगुलर बेसिस पर रख लिया जाएगा, और उसे जो उसका नियमित वेतनमान है विद ग्रेड पे वो दिया जाने लगेगा। और यदि वो शादी भी कर लेती है तो उसके बाद भी उसके पद पर कोई आंच नहीं आएगी और वो कंटिन्यू सेवा में बनी रहेगी रीमैरिज के बाद भी। एक और व्यवस्था दी गई है, कई बार ऐसा होता है परिवार में कोई व्यक्ति तात्कालिक तौर पर नियमानुसार योग्यता जो है वो नहीं पाई जाती है, तो ऐसे में सक्षम प्राधिकारी को एक विवेकाधिकार भी दिया गया है। यदि वो चाहें तो मृतक के परिवार के उस आश्रित व्यक्ति को ट्रेनी के तौर पर सरकार के कामों के लिए रख सकते हैं, सरकारी विभागों में रख सकते हैं, और उसे सब कुछ दिया जाएगा, उसे वो सारे लाभ दिए जाएंगे जो सरकार के लोगों को दिए जाते हैं। सिर्फ एक चीज़, ग्रेड पे को छोड़कर उसे ग्रेड पे नहीं दी जाएगी। उसने अनुकंपा नियुक्ति से पहले जो भी इसने लाभ कमाए हैं ग्रेड पे को छोड़कर और जो सेवा की है उसकी गणना अनुकंपा नियुक्ति देते समय उसमें जोड़ी नहीं जाएगी। और जब वो अनुकंपा नियुक्ति ले लेगा नियमतः रेगुलर पोस्ट पर, तो फिर वो उसी तरह से सरकारी व्यक्ति माना जाएगा जिस तरह से सरकारी कर्मचारी माने जाते हैं। एक और बात यहाँ पर बता दें,
कि मान लीजिए एक परिवार में किसी की मृत्यु होती है और उसके घर में अर्निंग मेंबर ऑलरेडी है, कमाने वाला व्यक्ति है, तो वहाँ पर एक और बात कही गई है जिसमें यह तक कहा गया है कि यदि कोई ऐसी परिस्थिति हो कि वो एक अर्निंग मेंबर भी है और साथ ही साथ उनकी एसेट लायबिलिटीज़ वगैरह जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी जो लायबिलिटीज़ हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए यदि ऐसा पाया जाता है कि जो व्यक्ति अर्निंग कर रहा है या तो उसकी अर्निंग पर्याप्त नहीं है या वो अपनी अर्निंग से उस परिवार की मदद नहीं करता है, तो ऐसी अवस्था में सेक्रेटरी लेवल को एज ए स्पेशल केस पावर दी गई है। वो चाहे तो ऐसे में भी अनुकंपा नियुक्ति अलाउ कर सकते हैं। सक्षम प्राधिकारी कौन है? सबसे पहले जॉइंट सेक्रेटरी को माना गया है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज होते हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री में हो चाहे वो संबंधित विभाग में हो, उनको ये पावर दी गई है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के रूप में वो है। दूसरे केस में जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जो अटैच्ड ऑफिस हैं, सबऑर्डिनेट ऑफिसेस हैं, उनके अंतर्गत उनको अधिकार दिया गया है कुछ परिस्थितियों में। और सेक्रेटरी को जितने भी स्पेशल केस हैं उनकी सेक्रेटरी को पावर दी गई है अनुकंपा नियुक्ति के ही संबंध में। हमेशा स्पेशल केसेस में सेक्रेटरी की तरफ से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है ताकि वो आगे बढ़े, बात तो आगे गड़बड़ न हो। अनुकंपा नियुक्ति देने की जो टाइम लिमिट है वो उन्होंने कोई नहीं रखी है। हाँ, इतना ज़रूर है, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंसी। वो मेरिट टू मेरिट, केस की जो मेरिट होगी उसके गुण दोष पर आधारित होकर वो चीज़ फाइल आपकी आगे चलती रहेगी। एक महत्वपूर्ण प्रावधान ये भी किया गया कि सक्षम प्राधिकारी के द्वारा ऊपरी आयु में छूट देने का भी विवेकाधिकार प्राप्त है। यदि कोई ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पर जो पात्र व्यक्ति है उसकी ऊपरी आयु ज़्यादा है, जो नियम के अंतर्गत नहीं बैठती है, तो उनके पास यह अधिकार है कि वो अपने विवेक से परिस्थिति को देखकर, केस की स्थिति को देखकर निर्णय लें और वो उसको छूट प्रदान कर दें। हाँ, ये जरूर कहा गया है कि 18 वर्ष की न्यूनतम आयु रखी गई, उसमें कोई फेरबदल किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। यहाँ एक बात और बताना रह गया है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एसएससी वगैरह का जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है उसके बेसिस से ग्रुप सी की पोस्टें भरी जाती हैं केंद्रीय स्तर पर, तो उससे भी इन्हें छूट दे रखी है। साथ ही साथ क्लियरेंस जो लेनी होती है, उससे भी इन्हें छूट दी गई है अनुकंपा नियुक्ति के जो भी पात्र व्यक्ति होंगे। और एक तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा मिनिस्ट्री के अंतर्गत अगर बैन ऑर्डर्स हो रखे हो कि कोई पोस्ट अभी नहीं भरी जाएगी, उसके अपवाद स्वरूप इस काम को किया जाना है। यानी कि इस ऑर्डर के रहते हुए भी अनुकंपा नियुक्ति करना जारी रहता है। इस तरह की व्यवस्था अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में की गई है, जो कि बहुत ही सुखद है। अब आपको जो इन्होंने प्रोसीजर जो नया बनाया है, पैरा नंबर 13 का प्रतिस्थापन किया है, जो सब्स्टिट्यूशन किया है, जो रिप्लेसमेंट किया है, उसमें उन्होंने क्या व्यवस्था दी है? उन्होंने कहा है कि आप डिपार्टमेंट से संबंधित ये निर्देश दिए गए हैं कि वेलफेयर ऑफिसर नियुक्त किया जाए ऐसे केसेस में, और जिस परिवार में भी मृत्यु की घटना हुई है पद के दौरान, तो ऐसे में आपको 30 दिन के अंदर, कम से कम 30 दिन के अंदर वेलफेयर अफसर नियुक्त करके उस परिवार के सामने जाकर उसके जो भी लाभ हैं वो सारे के सारे आपको बताने होंगे और उनकी पूरी तरीके से स्थिति को जांचना होगा, समझना होगा। और यदि आपको ऐसा लगता है कि इस परिवार को आर्थिक दृष्टि से तात्कालिक मदद की आवश्यकता है, तब आप उसको उन नियमों का भी जिक्र करेंगे जो अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित पाए जाते हैं। जब आप उसके संबंध में भी बताएंगे और उसके बाद
जो भी एप्लीकेशन का प्रोसीजर है उस पर आप उसकी मदद करेंगे पूरी, यानी कि जो वेलफेयर ऑफिसर होगा उसे पूरी मदद करनी होगी। और जब ये फाइल आगे बढ़ेगी तो एक बोर्ड बैठेगा, उसमें 3 लोग होंगे, तो 3 लोगों के बोर्ड से वो संस्तुति की जाएगी, उसके आगे की जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इस तरह की बातें उसमें लिखी गई हैं। पहले से काफ़ी सरल बनाने की कोशिश की जा रही है और उम्मीद है कि वो सरल सही मायने में हो गई होगी। एक बात और बता दें, सीनियरिटी के संबंध में, यानी कि जब आपको अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है तो उसमें भी एक बात कही गई है कि जब आपकी सीनियरिटी बनाई जाएगी तो सीनियरिटी बनाने में जब भी सीनियरिटी लिस्ट बनाई जाएगी तो जो डायरेक्ट लोग आए हुए हैं एसएससी के थ्रू, चाहे वो जिस तारीख को आए हों, और आपकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कुछ भी हो, आपको सबसे पीछे वरीयता क्रम में रखा जाएगा उस पर्टिकुलर शुरुआती दौर में। और यहाँ पर एक बात बता दें, जब अनुकंपा नियुक्ति की हम बात करते हैं तो जो एप्लीकेशन करने की डेट होती है, आयु की गणना वहाँ से की जाती है। अनुकंपा नियुक्ति में जिस दिन नियुक्ति की जाती है, अनुकंपा नियुक्ति जिस दिन दी जाती है उस दिन से आयु की गणना नहीं की जाती है। तो ये सारी जो स्कीम का एक लब्बो लबाब था वो हमने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत ही काम आएगा। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।